हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन को कवर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग 2020 में पूछे गए ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम इस साल होने वाले हैं तो आप सभी के लिए बेहतरीन ये सेशन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न है कि प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है। तो बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है और आपको जो है इसी सेशन में A to Z याद भी हो जाएगा। तो देखिए, इस यहाँ पे लिखा गया है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में जब कुंडली लगी रहती है तो उसके प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और इसका जो ए सही मात्रक होता है वह ओम होता है, और बीमीय सूत्र जो है ml² T⁻³ और A के पावर -1 होता है। बीमीय सूत्र और मात्रक जो है याद रखें दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं कि लिखा गया है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में जब कुंडली लगी रहती है तो उसके प्रतिरोध को ही प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कुंडली अगर लगी रहती है तो उसे हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात के नाम से जानते हैं। और इसका ए साई जो मात्रक होता है वह ओम होता है, और बीमीय सूत्र ml² T⁻³ और A के पावर -1 होता है। ये बीमीय सूत्र होता है, याद रखिएगा दोस्तों। मात्रक और बीमीय सूत्र जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को ही प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। आसानी से याद कर सकते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। देखिए, 15 मीटर यहाँ पे लिखा गया, अगर किलोमीटर रहेगा तो 3 जीरो जो है घटा लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर में 1000 से भाग दे देते हैं। तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर दोनों में से एक कोई भी आए तो आप आसानी से बना पाएंगे कि अगर मीटर में रहेगा तो 10⁻15 और किलोमीटर में रहेगा तो 10⁻12 ये होता है। याद रखें दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है ऑब्जेक्टिव से भी, और सब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो पारसेक होता है। ये भी याद रखें दोस्तों, पारसेक में मापा जाता है। और ये भी दूरी का प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का भी मात्रक होता है, ये भी याद रखिएगा। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को ही प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे पूछा गया था कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या होता है। बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है और आपको याद भी हो गया होगा, पहले से भी ये पढ़ा चुके थे कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को ही आवेश का सुरक्षा सिद्धांत कहते हैं। आप इतना लिख देते हैं तो भी आपको 2 में 2 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। बस आप निश्चिंत रहिए, आप सभी जितना चाहते हैं उससे भी अधिक भी रिजल्ट इस बार होने वाला है। तो बस आप सीधा से अंत तक बने रहिएगा और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से ही प्रश्नोत्तर आपके एग्जाम में वह 100% पूछे जाएंगे। तो आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो इस सिद्धांत को ही आवेश का सुरक्षा सिद्धांत कहते हैं। आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो इसे भी आसानी से समझेंगे दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, यानी कि इसे ही जो है हम लोग प्रकाश के विवर्तन के नाम से जानते हैं। आसानी से याद कर सकते हैं। मान लीजिए प्रकाश किरण जा रही है कि किसी कारणवश किसी वस्तु से टकरा के बाद तीक्ष्ण किनारे थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो इस घटना को ही जो है हम लोग प्रकाश का विवर्तन के नाम से जानते हैं कि जब किसी किरण किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आसानी वैसे लिखा गया है और आपको उम्मीद करते हैं आसानी से समझ भी गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि अन्योन्य प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। जब कुंडलियाँ पास पास होती है तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में विद्युद्वाहक बल उत्पन्न यानी कि प्रेरित हो जाता है। तो इस घटना को ही जो है अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा साफ आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको शुद्ध शुद्ध जो ही पढ़ा रहा होगा। वैसे हम सभी आसानी से
रीड कर ही रहे हैं कि जब कुंडलियाँ पास पास होती है तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है, तो इस घटना को ही अनवय प्रेरण कहते हैं। अगर समझने की प्रयास करें तो यहाँ पे समझ सकते हैं, मान लीजिए दो कुंडली है और यहाँ पे एक कुंडली में अगर धारा, यहाँ पे कुंडलियाँ पास पास है, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे कुंडलियाँ पास पास है, तो अगर एक कुंडली में अगर धारा परिवर्तन होती है तो इसमें जो है ये इसमें धारा परिवर्तन होता है, लेकिन इसके चलते जो है इसमें विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस कारण से जो है इसे हम लोग अनन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो वहीं यहाँ पे शब्द में लिखा गया है कि जब कुंडलियाँ पास पास होती है तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी कि प्रेरित हो जाता है। तो इस घटना को जो है हम लोग अनन्य प्रेरण कहते हैं। आसानी से दोस्तों उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाए तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा ई बराबर क्या होती है, तो 1/2 CV² होती है। याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इसका विद्युत ऊर्जा के लिए क्या होगा, 1/2 CV² हो जाएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग बताएं। और यहाँ पे लिखा गया है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है स्टेबलाइजर और इन्वर्टर में इत्यादि में किया जाता है। आसानी से लिख सकते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वह स्टेबलाइजर और इन्वर्टर में किया जाता है। आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोधों में उच्च परिसर वाले विद्युत प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, जिसे ही कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं। और लाल रंग का कलर कोड 2 होता है और हरा का कलर कोड जो है वह 5 होता है। आसानी से यहाँ पे दर्शा सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है सीधे तौर पे कि लाल रंग का कलर कोड क्या होता है, तो 2, और हरा रंग का क्या होता है तो 5, और पीला रंग का क्या होता है तो वह 4 होता है। 3 ऐसे महत्वपूर्ण कलर कोड होते हैं जो कि बार बार एग्जाम पूछ जाते हैं। या तो लाल का पूछेगा, या तो हरा का पूछेगा, या तो पीला रंग का पूछेगा। तीनों में से एक प्रश्न उत्तर लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो यहीं पे हम लोग याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोधों में उच्च परिसर वाले विद्युत प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, जिसे ही हम लोग कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड के नाम से जानते हैं। लाल का 2 और हरा का 5 और पीला का 4 होता है। याद रखिएगा दोस्तों। सेशन अगर यहाँ तक अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बेहतरीन ये सेशन है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण जो है निम्नलिखित होते हैं। ये वाला शब्द आपको लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण जो है निम्नलिखित होते हैं। पहला है कि इसकी चुंबकित होने की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, यानी कि जो प्रतिचुंबकीय होती है ये निगेटिव होती है। और यहाँ पे दूसरा लिखा गया है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबक के ध्रुव नॉर्थ से साउथ के मध्य रखा जाता है तो यह अपने गुण के कारण स्वतः चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थापित हो जाती है, यानी कि 90 डिग्री पर यह हो जाती है। तो यहाँ पहला है कि इसकी चुंबकित होने की प्रवृत्ति जो है निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। और दूसरा है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबक के ध्रुवों यानी कि नॉर्थ और साउथ के मध्य रखा जाता है तो यह अपने गुण के कारण स्वतः चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थापित हो जाती है। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं दोनों को। और यहाँ पे पूछा गया था कि आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर स्पष्ट करें। तो आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला है कि इसका मान निगेटिव से माइनस इन्फिनिटिव से यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के बीच हो सकता है। और इसका जो आवर्धन क्षमता होता है, इसका आवर्धन क्षमता d/f तथा 1 + d/f के बीच हो सकता है। d जो है ये होती है, और f जो होती है फोकस दूरी होती है, और d जो है नज़दीक की वस्तु की दूरी होती है। जैसे हम लोग का न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है, वहीं इस प्रकार से ये न्यूनतम दूरी होती है d, याद रखेगा। तो वहाँ पे दूसरा है कि यह बीमाहीन होती है, तो यह भी जो है बीमाहीन होती है, यानी कि दोनों जो है बीमाहीन होती है। और यहाँ पे इसका मान v के बढ़ने से बढ़ता है, तो इसका मान v के बढ़ने से घटता है। आसानी से याद कर सकते हैं कि
इसका जो मान है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच होता है, तो इसका मान d/f तथा 1 प्लस d/f के बीच हो सकता है। और यह विमाहीन होती है तो यह भी विमाहीन होती है। इसका मान v के बढ़ने से बढ़ता है, इसका मान v के बढ़ने से घटता है। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखें। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है 3 से 4 बार अब तक बोर्ड एग्जाम में कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाकर यह बताया कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा, अंगूठा जो है धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है, यानी कि इंगित करता है। तो वही यहाँ पे तर्जनी जो है विद्युतीय क्षेत्र को करेगा, अंगूठा जो है वह बल की दिशा को, और जो मध्यमा जो है यानी कि बीच जो उंगली है ये धारा की दिशा को व्यक्त करता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो यही यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है कि फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाकर यह बताया कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा जो है धारा की दिशा और अंगूठा जो है धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। यही फ्लेमिंग के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे अर्धचालक क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालकों के बीच होता है अर्धचालक कहलाता है। आसानी से याद कर सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालकों के बीच होता है अर्धचालक कहलाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है और आपको जो है आसानी से याद भी हो जाएगा कि बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन बगैर विकिरण उत्सर्जित किए मात्र कुछ कक्षाओं में ही परिक्रमा कर सकते हैं, और इन्हें बोर ने स्थिर कक्षाएं कहा। और ये कक्षाएं केंद्र के कुछ निश्चित दूरी पर ही स्थित होता है, यानी कि दूरी पर ही है। तो यहाँ पे लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन बगैर विकिरण उत्सर्जित किए मात्र कुछ कक्षाओं में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह विकिरण तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वह कुछ कक्षाओं में ही सीमित रह पाएंगे, यानी कि कुछ कक्षाओं में ही जो है वह चक्कर लगा पाएंगे। लेकिन क्या हुआ था, जिन कक्षाओं में जो है ये अगर चक्कर लगाएंगे वो स्थिर कक्षाएं होती है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉन बगैर विकिरण उत्सर्जित किए मात्र कुछ कक्षाओं में ही परिक्रमा कर सकते हैं, और इन्हें बोर ने स्थिर कक्षाएं कहा। और ये कक्षाएं केंद्र के कुछ निश्चित दूरी पर ही होती है। जो परमाणु होती है तो वह केंद्रक तो बीच में होता है, तो इसके नज़दीक ही ये चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये तो ऊपर आएंगे नहीं क्योंकि ये निश्चित होते हैं, यानी कि कुछ ही दूरी पर जो है ये चक्कर लगाते रहेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार भी अच्छे से देख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसानी से लिखा गया है। और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि जिन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है याद हो गया होगा कि जिन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। एक शेयर जरूर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे वेक्टर ई से सूचित करते हैं। वेक्टर ई बराबर क्या होता है? तो वेक्टर F/Q0 होता है। ये गणितीय मान जरूर ही याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणितीय मान क्या होता है? तो वेक्टर F/Q0 होता है। याद रखिएगा दोस्तों। यहीं पे लिखा गया है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे वेक्टर ई से सूचित करते हैं। और वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर F/Q0 होता है। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। तो माना कि 2 माध्यम हवा और कांच है जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 और μ2 है। तो वहीं पे लिखा गया है कि स्नेल के नियमानुसार, तो स्नेल के नियमानुसार बताया गया था कि μ2 साइन I बराबर μ1 साइन, यहाँ पे R रहेगा, यानी कि यहाँ पे μ2 रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे
साइन 90 डिग्री थी, क्योंकि क्रांति कोण जो होता है वह 90 डिग्री के लंबवत होता है, तो 90 डिग्री रखेंगे और μ2 साइन आई हो जाएगा। तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अगर 1 से गुना करेंगे μ1 में तो ये तो μ1 ही हो जाएगा और μ2 बराबर होएगा μ1 ये जो साइन है ये नीचे चला जाएगा साइन आई, तो यहाँ पे μ1 अपन साइन आई और यहाँ पे आ जाता है। देखिए ये जो μ1 है यहाँ पे μ2 के नीचे आ जाएगा, तो 1 अपन साइन आई, यही जो है स्नेल का नियम बताया गया था, स्नेल के नियमानुसार। तो यहाँ पे दो माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम है। यहाँ पे हम लोग चित्र भी बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बस ये समीकरण आप सभी को मालूम होगा तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग माध्यम दोनों ले ही लिए है कि μ1 और μ2 है, ठीक है। और यहाँ पे स्नेल के नियमानुसार आप सभी बैठा कर जो है इसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें हम यानी कि उसे हम पृथ्वी के चुंबकीय तत्व के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से कवर कर लिए होंगे। इसे मात्र 1 से 2-3 बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहते हैं। और यहाँ पे पूछा गया था कि लेंस का नियम से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल ही आसानी से याद करेंगे और आपको मात्र अभी ही याद हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी स्थितियों में विद्युतवाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिन कारणों से यह उत्पन्न होती है, लेंस का नियम कहलाते हैं। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, मान लीजिए कोई दोस्त आपका मदद कर रहा है, आपका बुरी स्थिति में आपका साथ दिया, लेकिन जब आपका स्थिति अगर अच्छा हो गया तो आप उन्हें बोल दिए कि आप मेरा मदद क्यों किए, तो ये तो विरोध करना ही हो गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी स्थितियों में विद्युतवाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिन कारणों से यह उत्पन्न होती है। यानी कि आपका जन्म तो हो ही गया, फिर आप बोलने लगे कि हमारा जन्म क्यों इस धरती पर हुआ। तो ऐसा थोड़े ना बात होता है दोस्तों। जो आपका मदद करता है उसे आप जरूर ही मदद तो नहीं, यानी कि उसका साथ जरूर ही निभाना चाहिए। तो यहीं पे लिखा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी स्थितियों में विद्युतवाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिन कारणों से यह उत्पन्न होती है, लेंस का नियम कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को अच्छे से सभी प्रश्नोत्तर समझ में आ गया होगा और आप जो है इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा 100%। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सेशन आते रहेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्नोत्तर ना छूटे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी कितना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।